नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल पाटिल एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस सेशन के माध्यम से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो पाकिस्तान को बनाने का जो सॉलिड रीजन था वो मिल चुका था। जो ब्रिटेन और जो ईस्टर्न कंट्रीज थी उनको जो सॉलिड रीजन चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान को बनाना क्यों क्यों जरूरी था, क्योंकि इसराइल को बनाना है और इसराइल को बनाने के लिए जो पाकिस्तान का बनना बहुत ज्यादा जरूरी था। और भारत के कंटेस्ट में यही हो रहा था, क्योंकि 1940 तक आते आते क्या हो चुका था कि इसराइल के लिए रूपरेखा एक तैयार हो गई थी, एक बैकग्राउंड तैयार हो गया था। और किस तरीके से सारी चीजें हो रही थी ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि किस तरीके से चीजों को एक समराइज किया जा रहा था चीजों को, क्योंकि एक उनको अलग नेशन का अलग नेशन बनाना था, ज्यूज नेशन जो इसराइल बनाना था। उसके पीछे जो षड्यंत्र रचा जा रहा था वो भारत के अंदर पाकिस्तान को बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। अगर वह भारत के मुसलमानों को इकट्ठा करके उनसे एक अलग नेशंस बनवा लेते हैं, जो पाकिस्तान बनवा लेते, तो उनके जो ज्यूज नेशन है इसराइल, उसका बनना भी तय हो जाएगा, एक सॉलिड ग्राउंड्स तैयार हो जाएंगे। और उसके साथ साथ क्या हो रहा था कि जो दूसरा रीजन था कि जो यूएसएसआर था, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवरन ऑफ जो रशिया था, तो वो क्या कर रहा था कि वो एक नया नया उभरा हुआ था। उस समय क्या हुआ, नया नया उभरता है तो यूएसएसआर नई नई पावर बनता है, तो उसके पावर बनने के साथ क्या होता है कि वह ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता है कि उसको क्या होता है कि एक वेस्ट एशिया में एक अड्डा चाहिए था अपना, क्योंकि वो नया नया पावर बन के उभरा है। अब वो नया नया पावर बन के उभरा है तो वो यही चाहेगा कि कोई ट्रेड के लिए उसका एक प्रभुत्व वाली जगह हो जहां से वो ट्रेड कर सके। तो उसको एक सेंट्रल एशिया में भी चाहिए था और एक वेस्ट एशिया में भी चाहिए था। अब उसको सेंट्रल एशिया में अगर कोई चीज चाहिए तो वहां पर अगर पाकिस्तान बन जाता है तो वह एक सेंट्रल एशिया में उसका एक क्या हो जाएगा, अड्डा हो जाएगा, जहां से वो अपना ट्रेड कर सकेगा। और ट्रेड कर सकेगा तो उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से मजबूत होती चली जाएगी। तो ये सारी तमाम चीजें जो चल रही थी बैकग्राउंड में, इसी के आगे आज हम लोग बात करने वाले। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस सेशन में और प्रीवियस लेक्चर में बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान को बनने का जो सॉलिड ग्राउंड है, यानी पाकिस्तान को बनने का जो रीजन है, वो इसराइल के लिए सॉलिड ग्राउंड तैयार कर रहा था, इसराइल को बनने के लिए सॉलिड ग्राउंड तैयार कर रहा था। तो ये सारी चीजें आज हम लोग अपने लेक्चर में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन बिना देर किए। अब अब क्या था सर कि ये सारी घटनाएं जब हो चुकी थी, ये सारा सब कुछ हो चुका था, तो उसके बाद क्या था कि एक पॉइजन क्रिएट हो गया था सर। एक पॉइजन बोल रहा हूँ, सॉरी, जो आपके अंदर प्रिकॉशंस लेना जो है ना सर, वो बहुत जरूरी हो जाता है। ये सारी चीजें जब हो रही थी, जैसे यूएसएसआर अपना सेंट्रल एशिया में भी अपना एक अड्डा चाहता था और वेस्ट एशिया में भी अपना एक अड्डा चाहता था, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, पाकिस्तान को बनने का सपोर्ट करता है कि हाँ पाकिस्तान बन जाएगा तो हमें भी एक सेंट्रल एशिया में हमें हमारा एक अड्डा मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है सर कि जो नेशंस है ना सर, उसको हमेशा क्या करना चाहिए कि प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अब सर अगर प्रिकॉशंस अगर आप ले लेते हैं, प्रिकॉशन अगर आप लेते हैं तो सर उससे क्या हो जाएगा, उससे आपके दो फायदे हैं कि क्या पता कल जो ईरान है क्या पता कल वो बाहर निकल जाए इन सारी चीजों से। आज जिस तरीके से आज ईरान फंसा हुआ है, वो ऑयल कंट्रीज में, जो ईरान है अरब कंट्रीज का, वह जिस तरीके से ईस्ट में फंसा हुआ है, मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है, क्या पता कल वो उस चीज से बाहर निकल जाए। और सर वो बाहर निकलता भी है कब, जब ईरान रेवोल्यूशन होता है, जब ईरान की क्रांति होती है ना सर, उसके दौरान वो क्या होता है कि ईरान उस चीज से बाहर भी निकल जाता है। तो सर ये बहुत ही ज्यादा 1979 में जब ईरान रेवोल्यूशन होता है ना सर, तो उस दौरान क्या होता है कि ईरान इस सारी चीजों से बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने पर क्या होता है कि जो काफी सारी चीजें जो होती है ना सर, वो ईरान के प्रस्पेक्ट से चेंज होती चली जाती है। अब सर क्या होता है कि जो 1979 में ईरान रेवोल्यूशन के थ्रू ये ईरान भी वहां से बाहर निकल जाता है। अब सर दूसरी चीज क्या होती है कि हालांकि वहां जो था सर वो ब्रिटेन प्रेजेंट था, और ब्रिटेन के प्रेजेंट होना, जब ब्रिटेन वहां प्रेजेंट था। और दूसरी चीज क्या थी कि 1914 में वहां वहां पर क्या हो जाता है कि जो बगदाद होता है में 1945, सॉरी 1940 में, वहां पर क्या होता है कि 1955 में क्या होता है कि बगदाद में इंटर कर जाता है, कि बगदाद भी वहां पहुंच जाता है। अब क्या होता है कि सर 19 ब्रिटेन जो है ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है 1940s में।
और 1955 में क्या होता है, बगदाद भी आ जाता है। अब सर ये दो नेशन वहां बैठे हुए, तो नो डाउट सर आप, जो ईरान है वो ईरान यहाँ से बाहर निकल सकता है, क्योंकि ब्रिटेन 1914 में वहां ऑलरेडी प्रेजेंट था, और 1955 आते आते क्या होता है कि बगदाद भी वहां एंटर, यानी बगदाद भी वहां पहुंच जाता है। अब सर यहाँ पर आपको एक ही चीज को सीखना है कि जो मैच्योरिटी लेवल है आपके अंदर, जो मैच्योर लोग होते हैं ना सर, वो हमेशा क्या करते हैं कि प्रिकॉशंस लेकर के चलते हैं, जैसा कि सर ईरान ने लिया। ईरान क्या पता कि उसको मालूम था कि जब रेवोल्यूशन, अगर किसी प्रकार की क्रांति होती है तो उसमें क्या होता है कि ईरान का बाहर निकलना तय था। तो ईरान को बाहर निकलने पर क्या होता है कि ईरान प्रिकॉशंस लेकर के चलता है कि हाँ मैं कल बाहर निकल सकता हूं। तो सर प्रिकॉशंस लेना किसी भी चीज के लिए हानिकारक तो नहीं है। अगर आपको पता है कि आपको फीवर आने वाला है, तो अगर आप पैरासीटामोल अपने घर में अगर रखते हैं सर, तो ये प्रिकॉशंस लेकर के रखते हैं, क्या पता सर कल फीवर आ जाए या नहीं भी आएगा तो सर खराब थोड़ी ना हो जाएगी चीजें, और आ गया तो आपके प्रिकॉशंस के लिए वो सही सही हो सकती है। तो हमेशा सर जो मैच्योर लोग होते हैं ना सर, वो हमेशा प्रिकॉशंस लेकर के चलते हैं। सर हो सकता है कि आपके ऊपर कोई आपदा नहीं आए, परंतु आ गई तो उस समय आपके पास अगर प्रिकॉशंस नहीं हुए तो आप डूब जाएंगे, और अगर आपके पास अगर प्रिकॉशंस होते तो नो डाउट आप सरवाइव कर जाएंगे। तो प्रिकॉशंस रखना बहुत ज्यादा मैटर करता है सर, हर हर चीज में। क्योंकि सर जो वेस्ट कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज थे, वो खासकर जो ज्यूज थे सर, उसमें जो वेस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री थे, उसमें जो खास करके जो ज्यूज थे सर, क्योंकि वो पाकिस्तान बहुत सारे मुद्दों पर फुलफिल कर रहा था। जो ज्यूज नेशन था, उसमें क्या हो रहा था कि सर जो ज्यूज नेशन जो बन रहा था, तो वो ज्यूज नेशन को बनने के पीछे जो पाकिस्तान का जो बनने का उद्देश्य था, जो पाकिस्तान को बनाया जा रहा था, क्योंकि एक ज्यूज नेशन का एक सॉलिड ग्राउंड तैयार करना चाहता, तो क्योंकि सर वो बहुत सारे मुद्दों को फुलफिल कर रहा था, जो ज्यूज के बहुत सारे मुद्दों को फुलफिल कर रहा था, जो पाकिस्तान जो बन रहा था, तो सर पाकिस्तान का बनना तो क्या हो जाता है कि निश्चित हो जाता है कि हाँ पाकिस्तान बनेगा। अब इसके बाद क्या होता है, तो सर फर्स्ट क्या होता है कि अगर मुसलमानों को अलग देश बना, अगर मुसलमानों का अलग देश बना तो सब मुस्लिम लोग उसे एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है सर। अब क्या होता है कि अगर मान के चलिए, जो अगर कोई मुस्लिम स्टेट्स बनता है, अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र बनता है, तो इसको क्या करेंगे कि सभी मुस्लिम्स क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, बढ़ावा देंगे कि हाँ अच्छी बात हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया और मुस्लिम स्टेट्स बन गया, यानी क्या हो गया, एक तरीके से मुस्लिम्स जो लोग हैं उनको एक तरीके से फ्रीडम मिल गई, एक अलग नेशन मिल गया। तो जो कि एक सॉलिड ग्राउंड हो जाता है किसके लिए, इसराइल के बनने के लिए और ज्यूज लोगों के लिए। अब ज्यूज भी तो मांग करेंगे कि सर जब आपके लिए एक नया राष्ट्र बनाया जा सकता है, जब मोमेडियंस के लिए, जब मुस्लिम्स के लिए एक नया राष्ट्र बनाया जा सकता है, तो फिर ज्यूज के लिए क्यों नहीं, तो फिर ज्यूज के लिए क्यों नहीं। सर ये क्वेश्चन उठता है, और यही तो था सर ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन, कि जब आप लोग कह रहे हो, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, जब मुस्लिम स्टेट्स बन रहे हैं तो आप अप्रिशिएट कर रहे हो, और जब ज्यूज नेशन बन रहा है तो आप यानी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप उसको नकार रहे हो, आप उसका विरोध कर रहे हो, तो क्यों। अब सर यहां पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि आप एक थ्योरी के ऊपर तो बिलीव करते हो कि हाँ ये थ्योरी सही है, बट एक साइड कहते हो कि नहीं ये थ्योरी इस तरीके से गलत है। तो सर ऐसा नहीं होता है, जब आप इसको एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो इसको भी आपको एक्सेप्टेड करना ही पड़ेगा, और ये बड़ा ही जरूरी हो जाता है सर। और दूसरी चीज क्या होती है, अब फर्स्ट क्या होता है कि पाकिस्तान के बनने से क्या होता है कि सॉलिड ग्राउंड तैयार हो जाता है, और सेकंड चीज क्या होता है, हम हमारा एक अड्डा होगा जो यूएसएसआर के खिलाफ सेंट्रल एशिया में होगा। जो ज्यूज नेशंस होते हैं, जो अपने ब्रिटेन यूएस जो लोग होते हैं, इंग्लैंड जो होता है, वो लोग क्या कहते हैं कि हमारा एक अड्डा हो जाएगा, पाकिस्तान हमारा एक अड्डा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान को बनाने वाले उसके पिताजी कौन, यूएस। जब यूएसए उनके अमेरिका जब बनाएगा पाकिस्तान को, तो वो क्या करेगा कि उसको पैसा देगा, सब कुछ देगा उसको, किसके खिलाफ, उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए इंडिया के खिलाफ। क्योंकि अगर बॉर्डर पे तनातनी रही तो नो डाउट आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आपकी कंट्री डेवलपिंग ही रहेगी, डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाएगी। और सर आज यही तो हो रहा है,
क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री कहीं ना कहीं फंडिंग्स होती है सर, तो होने की वजह से कहीं ना कहीं नुकसानदायक है सर। अगर आज पाकिस्तान आज इंडिया के बीच में अगर संबंध अच्छे हो जाएंगे, नो डाउट अच्छे अगर हो जाएंगे, और मैं फ्यूचर में इंतला करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये सर चीजें सही हो जाएंगी, और जब सही हो जाएंगी ना सर, तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमें इस कॉन्सेप्ट में, और बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। क्योंकि सर अगर कंट्रीज एक हो जाएंगी तो नो डाउट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होने लगेगी। तो सर क्या होता है कि हमारा एक अड्डा होगा यूएसएसआर के खिलाफ सेंट्रल एशिया में, ये कौन कहता है, जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती। और हुआ भी यही सर, जो यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पाकिस्तान ने उसे वहां से हटाया। जो यूएसएसआर ने जब अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया तो सेकंड चीज क्या हो रही है कि सेंट्रल एशिया में एक अड्डा बन जाएगा सर क्या कैपिटलिस्ट कंट्री का। और जब क्या होता है कि यूएसएसआर जब क्या करता है, अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करता है यूएसएसआर, जो यूएसएसआर है वो अफगानिस्तान के ऊपर जब कब्जा करता है, तो क्या होता है कि वहां से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया जाता है, तो पाकिस्तान ने क्या करता है कि पाकिस्तान उसको वहां से हटा देता है। जो पाकिस्तान है, अब यह आता है सर पाकिस्तान इस अफगानिस्तान से हटा देता है यूएसएसआर को। इसकी इसकी मदद, और इसी के लिए तो तालिबान बनाया जाता है सर। तालिबान को इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान से यूएसएसआर को हटाना चाहता है। तो सर जब तालिबान बनता है तो क्या होता है, पाकिस्तान का जीवन केवल आका की सेवा में ही बीत गया सर। जो पाकिस्तान है ना सर, ये कभी भी उभर इसलिए नहीं पाया क्योंकि इसका जो पूरा जीवन काल है, वह पूरा जीवन काल अपने आका की इंतला में ही गुजर गया। आका की हाँ में हाँ मिलाना, उसकी सेवा में उसकी हाँ में हाँ मिला। और आका कौन थे यहाँ, अपने यूएसए, क्योंकि सर वो उनको पैसा दे रहे थे, वो कैपिटलिस्ट कंट्री थे। तो कैपिटल कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो इकोनॉमी है उनके पास, और इकोनॉमी यानी पैसा है, तो वो पैसा ही दे सकते हैं क्योंकि उनके पास और कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस समय। तो वो क्या करते हैं सर, बहुत पैसा देते हैं, पैसा देने के साथ साथ उसको बताते कि उसको खर्च क्या करना है। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बताया था कि उसको जब पाकिस्तान जाता है अपने आका के पास यानी यूएसए के पास, तो यूएसए उसको बताता है और उसको पैसा देता है, और पैसा देने के साथ जब पाकिस्तान पूछता है कि आका मैं इस पैसे को खर्च क्या करूंगा और इस पैसे को मैं कहां पर लगाऊं, तो वो जब यूएसए उसको जवाब देता है कि लो पैसा लो और पैसा लेकर के जाओ, वो कश्मीर तुम्हारा, जम्मू कश्मीर वो तुम्हारी टेरिटरी है, तो तुम्हारा हिस्सा है, तो तुम उसके ऊपर अपने हिस्से की मांग करो और वहां पर जाकर के युद्ध करो, अपनी मांग करो। इस तरीके से उस चीज को क्या करता है कि वहां पर इन्वॉल्व कर देता है। अब अगर सर किसी के बॉर्डर पे तनातनी है तो उसके रास्ते में कहीं ना कहीं चीजें सर अनसर्टेनिटी सी बनेगी, और सर यही ना कहीं इंडिया में हो रहा है। पर इंडिया में जो लीडरशिप क्वालिटी है ना सर, ये शुरू से बहुत अच्छी रही है। बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी के साथ इंडिया ने अपने आप को बिल्ड किया है सर, जिसके कारण से आज हमारा देश इतना मजबूत और इतना सर इतनी सारी विविधता में भी एकता का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो सर इसके बाद जो तीसरा चीज होता है, अगर इन केस पूरा एशिया कम्युनिस्ट हो जाए, अगर इन केस अगर मान के चलिए कि अगर पूरा एशिया जो है, इन केस अगर एशिया जो है पूरा वो कम्युनिस्ट हो जाता है, अगर वो कम्युनिस्ट हो जाता है, सांप्रदायिक हो जाता है, तो क्या होगा सर, तब भी रेड वॉल कॉन्सेप्ट से, तब भी रेड वॉल कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या होता है कि सेंट्रल एशिया में हमारा एक कैपिटलिस्ट अड्डा होगा। ये जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, ये लोग यानी सर बहुत दूर तक के सोचते हैं। सबसे बड़ी खासियत तो इनकी यही थी कि बहुत दूर यानी लॉन्ग टर्म विजन इनका बहुत क्लियर होता था, और जिनका लॉन्ग टर्म विजन बहुत क्लियर है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ और देख सकते हैं कि दूरदर्शिता से उनको ये वो अनुमान लगा लेते हैं कि आगे अगर अगर बाय चांस इन द केस ऑफ क्रिएट न्यू नेशन, तो क्या होगा। अगर मान के चलिए एशिया के अंदर पूरा एशिया, द फुल एशिया इज कन्वर्ट टू फुली कम्युनलाइज्ड, या कम्युनिस्ट हो जाएगा, तो सांप्रदायिक हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो भी तो भी कैपिटलिस्ट कंट्री का सेंट्रल एशिया के अंदर एक अड्डा होगा, वो पाकिस्तान होगा। सेंट्रल एशिया के अंदर अगर आपका कब्जा होता है, अगर आपका एक अड्डा होता है, तो वहां से आप ट्रेड कर सकेंगे,
आप ऑयल वहां से ला सकेंगे, आप वहां से चीजों का क्या करेंगे, ट्रेड कर सकेंगे, वहां से चीजों को ला सकेंगे, वहां से चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकेंगे, आयात निर्यात कर सकेंगे। तो सर ये बहुत ज्यादा कनेक्ट करने वाली चीज थी, क्योंकि आपको सेंट्रल एशिया में एक पार्ट, आपने दो पार्ट बना दिए, एक पाकिस्तान और एक इजराइल। अगर सर आप दो पार्ट बना दिए तो इसका मतलब ये है कि आपका ट्रेड के ऊपर मैक्सिमम प्रभुत्व होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो सर यही हो रहा था, जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी लॉन्ग विजन में यही सारी चीजें सोच रहे थे कि किस तरीके से सारी चीजें हो रही है। परंतु सर क्या होता है कि कई कंट्रीज को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, और समझ में नहीं आने का वजह से ही वो पिछड़े और छूट जाते, और छूटे हुए भी है सर आज की डेट। किसी को ये समझ नहीं आया सर पाकिस्तान क्यों बनाया जा रहा है। हर कोई यही समझ रहा था कि जिन्ना जी की वजह से पाकिस्तान बन रहा है। नो सर, यही तो आपको समझना चाहिए था, यही तो आप मात खा जाते, और यही तो कनेक्ट है, और यही कनेक्शन है सर। क्यों 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 जो पाकिस्तान को बनाया जा रहा है 1206 से लेकर 1707 तक, क्यों मुस्लिम्स को कोई परेशानी नहीं हुई? क्यों 1879 के बाद से जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही है? तो सर ये समझना बड़ी जरूरी बात है, और समझ जब ही विकसित होगी जब आप पढ़ेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट इतने सुलझे हुए हैं ना सर, पर बेवजह कई लोग क्या होता है कि उसको बहुत उलझा देते हैं। आपको कनेक्ट करना जरूरी है। अगर आप फ्रांस में देखते हैं कि फ्रांस में क्रांति हो रही है, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि उसी समय पर ग्लोबल वर्ल्ड में अदर भी क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें समझने लायक है। अब रेड वॉल कॉन्सेप्ट से क्या होगा कि कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर भी आपका क्या हो जाएगा कि एक अड्डा हो जाएगा, कैपिटलिस्ट कंट्री का एक सेंट्रल एशिया में एक अड्डा हो जाएगा। और चौथी बात ये होती है कि भारत दूसरा यूएसए, दूसरा जो भारत है, भारत जो दूसरा यूएसए बनने से उसको रोक दिया जाएगा, क्योंकि सर वो दूसरा यूएस बनने का ताकत रखता है भारत, क्योंकि नो डाउट भारत के अंदर वो पोटेंशियल है सर कि भारत अपने आप को विकासशील देशों से विकसित देश बना सकता है। उसके अंदर सर वो मैन पावर है, उसके पास वो माइंड्स है, वो इंटेलेक्चुअल माइंड्स है, क्योंकि सर इसी कंट्री के अंदर सर ऐसे महान महान शासक हुए जिन्होंने सर हिस्ट्री को पलट के रख दिया। सर विवेकानंद जैसे लोग, जो शिकागो सम्मेलन हुआ था सर, तो उस शिकागो सम्मेलन में भी जब लोगों ने सर सभी को सुना, उसके सुनने के बाद जब विवेकानंद जी को सुना गया, तो सर हर किसी ने उनसे यही कहा कि जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, जो जो जिंदा दिमाग है ना सर, वो ये है। सर वो उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ अचीव किया था, महज 20 वर्ष की आयु में सर उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया था। बहुत कुछ फिलॉसफी उन्होंने ऑलरेडी पढ़ चुके थे, काफी सारी रिसर्च उन्होंने कर चुके थे। तो सर ऐसे ऐसे जिस नेशन के पास ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल माइंड है, इस तरीके से जागृत दिमाग है, जागृत लोग हैं, तो सर वो नेशन को डेवलप्ड होने से कोई नहीं रोक सकता था। अगर उसमें अगर किसी भी तरीके का डिवाइडेशन अगर नहीं किया जाता, तो आज जो सर किसी बड़े विजन्स के पीछे, सर आज बहुत सारे नेशन इंडिया के पीछे नो डाउट आज भी खड़े, पर सर इंडिया आज डेवलपिंग है। और सर आज तक इंडिया अगर किसी बॉर्डर पे टेंशन के कारण उलझा नहीं होता, तो सर आज डेवलप्ड हो चुका होता, क्योंकि सर कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी का एक हिस्सा सर उस बॉर्डर के ऊपर अपनी सुरक्षा को, अपने बॉर्डर जो सुरक्षा है उसके ऊपर भी खर्च होता है, डिफेंस। सर वो हिस्से को हम कहीं बहुत अच्छे जगह यूटिलाइज कर सकते थे सर, बिना टेंशन के बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सकते थे। परंतु सर अगर वो होता रहेगा तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमें सर डिस्ट्रैक्ट करती है, हमें ये मानना पड़ेगा। सर इसी के लिए जो लॉन्ग टर्म विजनाइज पॉलिसीज बनाई जाती है, इसीलिए बनाई जाती है। सर गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, और सर नो डाउट आने वाले समय में सर बहुत कुछ अच्छा हो भी जाएगा। तो सर इसके बाद जो चौथी चीज थी सर, यूएसए को डर था कि किसी तरीके से नया यूएसए ना बन जाए। कौन? भारत। तो सर वो इसलिए भारत के अंदर जो फूट डालो शासन करो की नीति है, उसके तहत क्या कर देता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई करवा करके क्या करता है कि एक नए जो मुस्लिम स्टेट है उसकी मांग करता है। इससे सर दो फायदे थे कि एक ज्यूज नेशन के बनने का सॉलिड ग्राउंड तैयार हो रहा था। सेकेंड चीज था कि भारत के अंदर जो राष्ट्रीयता उभर रही थी, वो भी कहीं ना कहीं जो 1857 के बाद, जो 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना, बंगाल विभाजन जो होता है, जो उसमें क्या राष्ट्रीयता की भावना बहुत अच्छी देखने को मिलती है।
तो उससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो डर जाते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। जब आप देखेंगे सर, पूरी सीरीज को देखेंगे ना, आपको बहुत कुछ और बहुत इंटरेक्टिव चीजें सीखने को मिलेगी। शायद ही आपको हिस्ट्री को इस पर्सपेक्ट में शायद ही किसी ने बताया हो। तो आप कनेक्ट करेंगे इन सारी चीजों को। और सर जो एग्जाम्स की अगर कोई लोग, कई लोग होंगे जो एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए तो सर बहुत अच्छी सीरीज हो सकती है अगर वो इसको कॉन्सेप्चुअली और कनेक्ट करके देखेंगे हर चीज को। अब सर क्या होता है ये सारी चीजें होने के बाद, अब सर फर्स्ट चीज इसराइल का बनना तय। सेकेंड चीज सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में आपका एक बेस होगा। थर्ड चीज आपका जो है प्रिकॉशंस अगेंस्ट कम्युनलिज्म। जो सांप्रदायिकतावाद है उससे आप एक सतर्कता बरत रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। प्रिकॉशन अगेंस्ट द कम्युनलाइजेशन। ओके। और फोर्थ चीज था आपका डोंट रिपोर्ट यूएस स्टोरीज। क्या होता है सर कि यूएसए से जो यूएसए था वो क्या करता था, वो क्या चाहता था कि बिना, यानी जो यूएसए के जो बनने की जो चीजें वो रिपीट ना हो किसी भी तरीके से। जो यूएस जो बना है उसकी जो स्टोरी है वो किसी भी प्रकार से रिपीट रिपीट ना हो। तो उसके लिए सर मुद्दा क्रिएट किया जाता है कश्मीर। दिस इज द सर मेन प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम इसलिए भारत को इस कश्मीर मुद्दे पर उलझा करके रखा जाता है। अब सर जो अल्लामा इकबाल जी होते हैं, जो अल्लामा इकबाल साहब की एक कैलकुलेशन यहाँ क्या होता है सर, फेल कर जाती है। जो अल्लामा इकबाल जी होते हैं उनकी कैलकुलेशन यहाँ फेल कर जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि पाकिस्तान नहीं बना तो कश्मीर, कश्मीर को भारत, कश्मीर जो है अगर पाकिस्तान नहीं बनता है तो जो कश्मीर है कश्मीर को भारत की ओर जाना पड़ सकता है, यानी भारत के हिस्से में कश्मीर आ जाएगा। और हमारी उससे क्या हो जाएगा, सेपरेट जो आइडेंटिटी है, जो हमारी सेपरेट आइडेंटिटी है वो क्या हो जाएगी, उससे लॉस होगी, उसे बचेगी नहीं, वो लॉस हो जाएगी। हमारी जो सेपरेट आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट था, जो सेपरेट आइडेंटिटी है जो मुस्लिम्स की, वो लॉस हो जाएगी। अगर मान के चलिए पाकिस्तान नहीं बनता है, तो पाकिस्तान नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा कि पाकिस्तान के नहीं बनने से जो कश्मीर है, कश्मीर किसके साइड आएगा, कश्मीर ऑलरेडी जो भारत के साइड आएगा ही आएगा, क्योंकि कश्मीर एक अलग नेशन था उस समय। वहां पर वहां के राजा जो शासन करते थे। तो क्या होता है कि अगर मान के चलिए पाकिस्तान नहीं बनता है, तो पाकिस्तान नहीं बनेगा तो क्या होगा, जो कश्मीर है वो भारत के साइड चला जाएगा, भारत का तख्ता भारी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, उससे हमारी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं बचेगी, ऐसा अल्लामा इकबाल जी को लगने लगता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो फिर सोचा कि कश्मीर, कश्मीर के मुद्दे को फंसा दो। अब उन्होंने सोचा कि जो कश्मीर है, अब इसके कश्मीर के मुद्दे को ही फंसा दो, यानी कश्मीर का मुद्दा ही डिसिपिटेड हो, यानी डिसिपेट हो जाए उसमें। इंडिया पाकिस्तान के लिए कश्मीर का मुद्दा फंसा देने से क्या हो जाएगा कि ना हमारी सेपरेट आइडेंटिटी लॉस होगी और ना हमें कोई प्रॉब्लम होगी। और दोनों ही, और जो यूएसए क्या करता है, जो कैपिटलिस्ट कंट्री होते हैं ये क्या कहते हैं कि दोनों को ही क्या करेंगे कि हम फंसा करके रखेंगे और दोनों को ही हथियार बेचेंगे, पाकिस्तान को भी और इधर अपना यूएसए को भी। पाकिस्तान को हम बेचेंगे F-14 या F-18 और इधर इंडिया को राफेल बेचेंगे, यानी दोनों साइड से हथियार की सप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया ना सर, वो क्या करेंगे कि वो अरबीज कंट्री को जैसे क्या कर रहे थे, जो अरब की कंट्रीज थी उनको क्या कर रहे थे वो सर, यही तो कर रहे थे, वो उनको हथियार दे रहे थे। कौन, ब्रिटेन उनको हथियार दे रहा था, जो यूरोप था उनको हथियार दे रहा था, और हथियार के बदले क्या ले रहा था, उनसे पैसा ले रहा था। और उनसे क्या वो आयात कर रहा था कि उनसे ऑयल ले रहा था, उनको पैसा जो दे रहा था उसी पैसे को लेकर के उन्हें हथियार दे रहा था, और उसी हथियार से वो क्या कर रहे थे कि आपस में लड़ रहे थे। तो क्या हो रहा था कि वो गड्ढे में जा रहे थे, वो गड्ढे में जा रहे थे, और यही कॉन्सेप्ट को उसने यूज करता है भारत के पक्ष में
जो भारत के जो चीजों में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करता है और क्या करता है कि भारत पाकिस्तान को लड़ा देता है। भारत पाकिस्तान अगर कश्मीर के मुद्दे पर फंसा रहेगा तो इससे कैपिटलिस्ट कंट्री का ये फायदा होगा कि वो हथियार दोनों को बेचेंगे, एक F-18 बेचेगा, एक को F-18 बेचेंगे तो एक को बेचेंगे वो राफेल, और दोनों को हथियार अगर सप्लाई करेंगे तो नो डाउट उनकी कैपिटलिस्ट जो उनका जो चीज में औद्योगिकरण है, जिस तरीके से उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन मजबूत होगा क्योंकि वो हथियार बनाएंगे, हथियार बनाएंगे अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। वो अपने देश में तो हथियारों का यूज नहीं कर रहे हैं सर, पर वो हथियारों को कहा दे रहे हैं, वो इन नेशंस को दे रहे हैं हथियारों को, और इन हथियारों को इन नेशंस को देने का मतलब है कि वो आपस में लड़े। वो आपस में लड़ेंगे तो ये अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट सर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, या ये शायद हो सकता है समझना नहीं चाह रहे, क्योंकि सर अगर आपके इंटरनल पीस नहीं होगी, अगर आपके बॉर्डर पे तनातनी होगी तो नो डाउट आप वही फंसे रहेंगे, आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। आप जो डेवलपिंग नेशन है वो हमेशा डेवलपिंग नेशन बनकर ही रह जाएंगे, कभी डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकेंगे, उसकी परिभाषा को नहीं समझ सकेंगे जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। तो सर ये समझना और ये समझ करके अपने अंदर इस चीज को विकसित करना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है सर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है हर चीज की, क्योंकि काफी लोग काफी सारा ज्ञान रखते हैं पर सर कनेक्टिविटी बहुत कम लोगों के पास होती है। हर कोई हर चीज से कनेक्ट नहीं कर पाता। ईरान की कहा घटना हो गई थी, वो ईरान में कहा हथियार सप्लाई का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो भारत के अंदर कैसे प्रेजेंट हो गया, कैसे कैसे सर, हाउ इट्स पॉसिबल। तो सर इट इज अ पॉसिबल फॉर द कमिंग इन यूएसए। जब यह यूएस आता है तो ये सारी चीजें कम, यानी सर जब मान के चलिए वो कंट्री को मालूम था कि फॉर्मूला क्या है, हथियार बेचना पैसा कमाना, हथियार बेचना पैसा कमाना, क्योंकि सर उनकी इकोनॉमी इसी के ऊपर बेस्ड थी। अब क्या करते हैं और सर क्या करेंगे कि इस तरीके से हम इनका इकोनॉमिकल शोषण भी करते हैं सर, हथियार बेचेंगे इकोनॉमिकल शोषण हो जाएगा, क्योंकि सर वो आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के लोग भी मरेंगे, उनके लोग मरेंगे, मैन पावर कम होगी, मैन पावर कम होगी तो डेवलपिंग नहीं होगा, डेवलपिंग नहीं होगा तो काफी सारे प्रॉब्लम्स है, उनका पैसा का खर्च हो रहा है। एक बहुत बड़ा हिस्सा सर हमारे डिफेंस में खर्च होता है, तो डिफेंस में अगर हम इतना बड़ा अगर हिस्सा, उसी हिस्से को सर अगर हम अपने देश में अगर और किसी फील्ड में लगाएंगे तो नो डाउट उस फील्ड का तो उद्धार हो जाएगा, परंतु सर हमें खर्च करना पड़ता है क्योंकि सर वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर अगर टेंशन बनी होती है तो अंदर जो हमारे नेशन के अंदर है उसमें भी टेंशन बनी होती है सर, वो जरूरी भी है। अब क्या होता है सर कि दो चीजें हो जाती है इसमें। 1947 में पाकिस्तान जो कि यूएसएस का एक अड्डा है सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में यूएसए का अड्डा है। दूसरी चीज है 1948 इजराइल, जो कि यूएसएस का ये जो यूएसए का अड्डा है कहां पर, वेस्ट एशिया में। तो सर ये दोनों जगह आपका जब अड्डा हो जाएगा तो आपका क्या होगा कि एशिया के अंदर दो बड़ी जगह पर आपका क्या कब्जा हो जाएगा, और जब आपका कब्जा हो जाएगा सर तो नो डाउट आप इकोनॉमिकली ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। अब सर इससे हमें एक ही सीख मिलती है कि किसी भी दुश्मन के लिए सबसे अच्छा होता है गृह युद्ध कर देना। जब आपके गृह युद्ध हो जाएगा ना सर तो नो डाउट आपका जो सारा चीज है वो सार्थक ना हो करके असार्थक हो जाएगा। आपके घर में अगर हम लोग क्या करें, अगर किसी भी घर में मान के चलिए अगर आपके किसी से लड़ाई है या कुछ भी है सर, आपका कोई भी टेंशन है या किसी भी व्यक्ति से अगर आपकी तो सर आप वहां क्या कीजिए, गृह युद्ध कर दीजिए। जब उसके घर में इंटरनल पीस नहीं होगी, इंटरनल पीस नहीं होने के कारण से सर क्या हो जाएगा, उसके घर के अंदर ही टेंशन बनी रहेगी, और टेंशन बनी होने के कारण उनका क्या हो जाएगा, गृह युद्ध होने लगेंगे, एक दूसरे को ही मारने लगेंगे, एक दूसरे को ही लड़ने लगेंगे। और यही सर भारत में हो रहा था, हिंदू मुस्लिम इसीलिए तो लड़ रहे, आज भी हिंदू मुस्लिम से एक दूसरे से लड़ रहे, और जब तक ये लड़ते रहेंगे तब तक सर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि सर हर व्यक्ति क्या चाहेगा कि ये दो ताकतें लड़े, उसके बिहाफ पे सर कई प्रकार के जो सर लोग हैं वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं सर। आप इस चीज को समझिए, हमारे नेशंस के अंदर कई लोग हैं सर जो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। आपको डर दिखाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है सर बड़ी बड़ी चीजों का, कि अगर अगर हम आए तो हम ऐसा कर देंगे, अगर हम आए तो हम ऐसा कर देंगे। और सर जो आपके जो धार्मिक कुछ लोग हैं वो भी आपको सर इसी तरीके से भटका रहे हैं कि राम ने ये कहा था और मोहम्मद पैगंबर ने ये कहा था, जीसस क्राइस्ट ने ये कहा था, बुद्ध ने ये कहा था। सर इन किसी ने कुछ नहीं कहा है,
किसी ने कुछ नहीं कहा है, सबने यही कहा है, सभी का एक ही सिद्धांत है कि आप स्वयं के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। केवल आप अपने आप को देखिए। जब आप अपने आप को देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और सारी चीजों का क्लियर होने का मतलब ही यही है कि बहुत ज्यादा चीजों को अपने पर्सपेक्ट से देखना। 2 मिनट्स। पढ़ाई सर आपके लिए समझने योग्य बात हो जाएगी, क्योंकि आप जब स्वयं के ऊपर ध्यान लगाने लगते, सेल्फ असेसमेंट करने लगते अपना, तो आपको बहुत कुछ देखने को और बहुत कुछ समझने को मिलता है। इसके बाद क्या होता है सर, 1789 में क्या होता है कि फ्रांसीसी क्रांति हुई, और उसी वक्त क्या होता है कि सर फेल ऑफ द ब्रिटेन, जो फॉल ऑफ ब्लास्टिक का पतन हो जाता है। जो फॉल ऑफ ब्लास्टिक्स है उसका पतन हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है सर, और उसी वक्त क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया होता है सर, उसमें क्या होता है, ऑस्ट्रिया संघ ने बना करके क्या करता है कि सर फ्रांस पर हमला कर देता है। सर 2 मिनट्स मैं आपको होने के कारण क्या होता है सर, फॉल ऑफ ब्लास्टिक होने के कारण क्या होता है सर, और उसी समय क्या होता है, इसके फॉल ऑफ ब्लास्टिक का पतन हो जाता है सर। और उसी समय क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया होता है, ऑस्ट्रिया एक संघ बना लेता है, संघ बना करके फ्रांस पर हमला कर देता है। यानी ऑस्ट्रेलिया क्या करता है सर, 1789 फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, और इसके थ्रू क्या होता है, फॉल ऑफ ब्लास्टिक हो जाता है, फॉल ऑफ ब्लास्टिक का पतन हो जाता है। और इसके अंतर्गत इसके बाद क्या होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या करता है, ऑस्ट्रिया प्लस फ्रांस के ऊपर हमला कर देता है, वर्सेस फ्रांस, अपना एक संघ बना करके, जो संघ बना करके फ्रांस के ऊपर हमला कर देता है। अब सर ये सारी चीजें हो रही है, तो इससे हमें एक ही चीज सीख सकते हैं कि बड़े बड़े कहते हैं, पक्के बड़े बूढ़े कहते हैं कि कभी भी सर उधार लेकर के लग्जरी जो है, लग्जरी मत करना। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं सर, एक बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं हमें कि कभी भी है ना सर, उधार लेकर के, उधार की जिंदगी बहुत कम समय की होती है सर। अगर आप उधार की, अगर ऑक्सीजन के ऊपर भी जी रहे हैं सर, बहुत कम समय तक बहुत कम लोग सरवाइव कर पाते हैं। क्योंकि सर आपको सरवाइव करने के लिए स्वयं की ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सर आपका जो शरीर है वो उधार की ऑक्सीजन, यानी जब आप खरीद करके ऑक्सीजन लेते हैं तो सर वो कुछ समय के लिए होती है, जब तक कि आपकी बॉडी इतनी सक्षम ना हो जाए कि आप उस ऑक्सीजन को स्वयं से ले लें, सिर्फ उसी समय तक, वो इस एक टाइम पीरियड तक। परंतु अगर आप स्वस्थ है और फिर भी अगर आप अपने उससे स्वयं से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, तो इसका मतलब यह है सर कि आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में। उधार की जिंदगी पे कभी भी लग्जरी नहीं करना चाहिए। अगर आपने उधार लेकर के बीएमडब्ल्यू ले भी ली ना सर, तो आपको वो टेंशन खाया जाएगा कि किस तरीके से ये उधार चुकेगा। क्योंकि सर जो व्यक्ति उधार लेकर के लोन ले लिया, घर ले लिया, लोन ले लिया, ये ले लिया, लोन ले लिया, सर क्या करेंगे आप, सर क्या करेंगे। बुद्ध के पास सब कुछ था सर, बिना उधार की जिंदगी थी, सब कुछ था, उसके बाद भी गृह त्याग करके सर अपने सन्यासी जीवन को अपनाया और बुद्ध बन गए। सर आज महानतम लोगों में उनका नाम है, सर भगवान है। सर राम ने गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग करके अपनी वाइफ और अपने ब्रदर के साथ सर बाहर, यानी संन्यास ले लिया सर। 14 साल का वनवास काट करके अयोध्या लौटे। तो सर वो ड्यूरेशन जो 14 साल में उन्होंने सीखा, जो 14 साल में उन्होंने जो जर्नी रही, उनको राम को
राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान राम बना दिया उस 14 साल की जर्नी ने। तो सर ये जो जर्नी है ना, जो इस जर्नी को तय कर जाएगा, उस जर्नी को समझ जाएगा, वो आम से खास बनने में, इस जर्नी को समझ गया तो सर वो आम से खास जरूर बन जाएगा। आप भी इस कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको इसी कॉन्सेप्ट को समझना है, इस चीज को कनेक्ट करना है अपनी लाइफ से। जब आप अवेयरनेस को अपने लाइफ में ले आएंगे, अपने सेल्फ अवेयरनेस को लेकर के आएंगे, आपको ये नहीं करना है कि पड़ोसी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर। जो हमारे इस सेशंस का मेन मोटो है, वो आपके अंदर आपको लेकर के जो जागृति है, अवेयरनेस क्रिएट करना है। आप स्वयं के ऊपर अवेयर हो जाइए, अपने थॉट्स के ऊपर अवेयर हो जाइए, आप मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट करने के साथ आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज तो आपको यही करना है कि आपके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स के ऊपर आपको ध्यान लगाना है, उन देखना है उन थॉट्स को कि किस किस तरीके के जो विचार है मेरे मन में जागृत हो रहे हैं, उनके ऊपर केवल ध्यान लगाना है, उनको ध्यान से देखना है। और ध्यान से देखने पर क्या होगा कि आपको अनुभूति होगी कि क्या आप खो रहे और क्या आप पा रहे हैं, या क्या आपके अंदर किस प्रकार का विचलन है, किस प्रकार की जो मानसिक जो स्थिति आपकी किस प्रकार की मजबूत है या पूरी तरीके से अमजबूत है, या किस प्रकार से आपके जो अंदर कठोरता का भाव है वो किस प्रकार का है, आपकी इच्छाएं कैसी है। ये सारी चीजें आपको तब देखने को मिलेगी जब आप मेडिटेट करेंगे, आप स्वयं के ऊपर ध्यान लगाएंगे, जब आपको ये सारी चीजें देखने मिलेगी। स्वयं की अवेयरनेस को क्रिएट कीजिए सर। दूसरी चीज, अगर आप कोई काम करते हो और उसे आपकी आलोचना की जाती है, अगर अगर दूसरी सीख ये है कि सर अगर आप कोई काम करते हो और उस काम में अगर आपकी आलोचना की जाती है, सर बहुत से लोगों ने बहुत महान महान काम किए और उनकी आलोचना की गई, तो समझ लीजिएगा सर कि आपका डेवलपमेंट होना ना सर निश्चित है। क्योंकि सर हमेशा जो आलोचना है ना, आलोचन शब्द के अंदर ही, जो आलोचना शब्द के अंदर ही एक बहुत बड़ा शब्द छुपा हुआ है, वो है लोचन का। लोचन, तो आलोचन शब्द है, उसी के अंदर एक बहुत अच्छा शब्द छिपा हुआ है, वो है लोचन का। लोचन का मतलब होता है, इसका अर्थ है देखने वाला, देखने वाला। इसीलिए विपक्ष को हमेशा ना सर आलोचना करने के लिए रखा जाए। आलोचना, आप कोई पॉलिसी लेकर के आए सर, आप कोई नीति लेकर के आए, आप कोई एक्ट लेकर के आए, उसके ऊपर डिबेट हो रहा है, आलोचना, विपक्ष उसकी आलोचना करेगा, घोर आलोचना करेगा, ये सारी चीजें कमियां ये तो सर उस आलोचना, उसको देखना, उस आलोचना को देखना, देख करके समझना, समझ करके सीखना, और उसको भी सर अपनी पॉलिसी के अंदर इन्वॉल्व कर लेना। इसी का मतलब तो सर एक अच्छी पॉलिसी का क्रिएशन है। और सर जब आप एक एज अ ब्यूरोक्रेट बनेंगे, और जब आप एज यानी किसी भी प्रकार के आप नौकरी में जाते, सर आपको यही तो करना है। जब आपसे कभी आपका प्रोस्पेक्ट पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, आप उस समय सिर्फ एक ही बात बोलिएगा कि सर अगर कोई काम कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ तो मैं उसका बिल्कुल समर्थन करूंगा, पर अगर कोई काम अकॉन्स्टिट्यूशनली हुआ, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनली हुआ, असंवैधानिक हुआ, तो मैं उस काम को करने से बिल्कुल इनकार कर दूंगा। किसी भी नेताजी, किसी भी का भी फोन आए, कोई भी विधायक, एमपी, एमएलए, किसी का भी फोन आए, आपको सिर्फ आपको यही शब्द कहने। क्योंकि सर जब आप फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में जाकर के आपको इस चीज की अनुभूति बहुत होगी कि इसका फोन आ गया, उसका फोन आ गया, ये मत करो, वो मत। सर उस समय आपको इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखना चाहिए कि आप जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हो, उस कुर्सी का सिर्फ एक ही पर्सपेक्ट है, वो हर चीज को कॉन्स्टिट्यूशनली देखना। अगर वो संविधान की जो तख्त है उसके ऊपर वो खरा उतरता है तो नो डाउट वो सारी चीजें सही है, और अगर वो अकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो चीजें गलत है। किसी के अभाव या किसी के प्रभाव में आपको कोई चीज नहीं करनी है, आपको हर वो चीज को करना है जो कॉन्स्टिट्यूशनली हो, और वो हर वो चीज को नकारना है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हो। तो सर ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लीजिए, क्योंकि सर जो यूपीएससी है उसके अंदर भी मेंस एग्जामिनेशन के अंदर ये शब्द सर आपको देखने को मिलेगा कि जो नीति निर्माण का जो सिद्धांत है भारत का, वो किस तरीके से रहा है, जो वर्तमान काल में किस प्रकार का नीति निर्माण भारत के पॉलिसी, भारत के कंटेक्स्ट में रहा है, इसकी आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। आलोचनात्मक, आलोचन, आलोचन यानी आलोचना करना, उसको देखना। अगर आपने उसको विजुअलाइज किया है तो आप उसको पूरा समग्र और सार लिख देंगे।
लोचन का शब्द ही होता है देखना। सर जो विष्णु जी है उनको त्रिलोचन कहा जाता है। त्रिलोचन का मतलब होता है कि त्रिलोचन शब्द जो है उसका मतलब होता है तीन नेत्र, जो तीनों साइड से देख सके। और सर बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ सीखने लोग हैं सर। अर्थात बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि सर आज शब्द ऐसा आया है कि लोचन शब्द आलोचनात्मक जो शब्द है उसी से लोचन निकला हो। ऐसे ही सर तमाम शब्द है जिनके पीछे का अपना एक सिद्धांत है, क्योंकि सर हर शब्द के पीछे क्यूरोसिटी है, एक बहुत बड़ा जड़त्व का नियम है। क्यों वही शब्द यूज किए जा रहे हो, क्यों वही शब्दों को रिपीट किया जा रहा है, क्यों वही शब्द बोले, क्यों टिप्पणी ही लिखा जा रहा है, कोई और शब्द भी तो लिख सकते हैं, क्यों व्याख्या करो ही लिखा जा रहा है। अब उन शब्दों का एक अपना इतिहास है सर। तो सर शब्दों को पकड़िए, जब तक आप शब्दों को नहीं पकड़ेंगे उसके मरहम को नहीं समझ पाएंगे, और मरहम को नहीं समझ पाएंगे तो सर आप उसके जो एग्जामिनर पूछना चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप लिख नहीं पाएंगे, और लिख नहीं पाएंगे तो नो डाउट सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं सर। आप उन शब्दों को पकड़िए, शब्दों को पकड़ करके सर उसके ऊपर अपनी कमांड बनाइए, कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद जो डेवलप करना है वो आपको अपने अंदर उस चीज को डेवलप करना है, क्या हाउ टू कनेक्ट दिस वर्ड्स। अब सर दो दूसरी चीज है मैं आपको बताता हूं, जो विवेकानंद जी है, और जो मार्क्स है, सर इन दोनों ने सिद्धांत दिया है। इन दोनों ने धर्म को जो है, जो धर्म का अपना अपना सिद्धांत दिया सर। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी, ये धर्म को क्या कहते हैं, मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मार्क्स ने जो धर्म को क्या कहा है, मार्क्स ने धर्म को कहा है कि यानी जो धर्म है वो एक अफीम के तरह है। धर्म ये अफीम के तरह है। अब सर जो अफीम है, इन्होंने धर्म को अफीम की संज्ञा दी। अब सर अफीम है तो सर इसका मतलब क्या है। अब सर कई लोग बोलेंगे अरे यार धर्म को कैसे तुमने नशे की बात कर दी। सर नशा है, धर्म एक नशा है। किस चीज का, किस चीज का नशा है सर, ये नशा है आपके अंदर स्वर्ग का। जो व्यक्ति के अंदर स्वर्ग का नशा है। दूसरा नशा है आपके अंदर जन्नत का। तीसरा नशा है हेवेंस का। ये सारी चीजें सर, जो नशा है ना सर, यही सारी चीजों का। इसलिए तो सर जो मार्क्स है, मार्क्स ने जो कहा है कि जो धर्म है वो एक प्रकार का नशा है, और जो विवेकानंद जी भी कहते हैं कि धर्म जो है वो मुक्ति का मार्ग है। किस चीज से मुक्ति, किस चीज से मुक्ति, अपने सेंसेस से मुक्ति सर, सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी। ये आपका जो सेंसेस से मुक्ति और कॉन्शियसनेस को अपना लेना कि आपको धर्म के प्रति जागृत बनाता है। धर्म का मतलब कोई पाखंडियों के तरह किसी भी प्रकार का ढूंढ धटूरा नहीं करना है सर। सर ये सब चीजें इसीलिए यानी सर मूल्यवान नहीं है क्योंकि सर उनका कोई कॉन्सेप्ट, उनका कोई आधार नहीं है। वो केवल आम जनों को उस खास जनों से अलग रखने के लिए क्रिएट की गई हुई कॉन्स्पिरेसी है कि सर क्यों वो 2% लोग सक्सेस होते हैं और उनका इतिहास में नाम होता है, और क्यों वो 98% लोग कॉमन जन्म लेते और कॉमन मर जाते, जिनका ना कोई नाम जानता है, ना कोई किसी प्रकार से प्रस्पेक्ट जानता है, ना कोई आधार होता है और ना कोई किसी आधारभूत होते। वो बेआधार के होते हैं सर, और बेआधार के वो उनको यानी वो उस जीवन में आते और चले जाते, उनका कोई भी धार नहीं है, वो निराधार है। अब विवेकानंद को देख लीजिए सर, आज भी उन्हें लोग याद करते हैं, और वो ऐसे माइंड हुए सर जिन्होंने प्रॉपर उसको बताया, और उन्होंने धर्म के बारे में प्रॉपर एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि जिस चीज को आपने महसूस नहीं किया, जिस चीज को आपने देखा नहीं, जिस चीज की आपने कल्पना नहीं की, उस चीज को आप कैसे मान सकते हैं। लोग कहते भगवान है, किसी ने देखा है सर, किसी ने देखा है। तो रामकृष्ण परमहंस है, विवेकानंद ने जब अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि
आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है। तो उन्होंने पूछा कि कैसे होते भगवान, कैसे दिखते हैं, बताएंगे आप मुझे? क्योंकि सर वो इंटेलेक्चुअल माइंड था, विवेकानंद जी वो इंटेलेक्चुअल माइंड थे। तो वो अपने गुरु से जब पूछते हैं कि क्या आपने उन्हें देखा है, तो उनके गुरु जवाब देते हैं कि हाँ मैंने उन्हें देखा है। वो कैसे दिखते? तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल आपके जैसे दिखते हैं, वह बिल्कुल आपके जैसे दिखते हैं। तब विवेकानंद जी ने बोला कि क्या वो मेरी तरह दिखते हैं? तो वो जो रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो आप ही की तरह दिखते हैं। तो वो समझ गए उस समय कि नहीं, जो भगवान है, जिस भगवान की हमें कॉन्स्पिरेसी दी जाती है कि भगवान होते हैं, ये सर जिस चीज को आपने देखा नहीं है उसके ऊपर कभी आप भरोसा नहीं कर सकते। आपके लिए भगवान की संज्ञा केवल एक ही हो सकती है, आपके अंदर बसा हुआ वो करुणा भावी मनुष्य, जिसका हर व्यक्ति, हर यानी हर जीव के प्रति उसकी एक करुणा भाव हो, एक आदर हो, एक सम्मान हो, हर व्यक्ति को लेकर के जिसके अंदर एक प्रकार की जागृति हो, वो अपने माइंड से सब कुछ देख सके, उसे सही और गलत में फर्क करना आता हो, वो ही है सर इंटेलेक्चुअल माइंड। सर किसी भी रूप में, किसी भी स्तर या किसी भी चीज में सर कोई बस नहीं सकता। आपके अंदर, आपके अंतर आत्मा जो होती है ना सर, उसका मतलब ही होता है कि आपके अंदर का ज्ञान। और सर लोग कहते हैं कि कर्म करते जाओ फल मिलेगा, सर कर्म बिना ज्ञान के कभी पूरा नहीं होता। बिन ज्ञान कर्म कभी भी पूरा नहीं होता सर। बिना ज्ञान के आप कितना ही कर्म कर लो, कोई सार्थक नहीं होगा सर। अगर कर्म करना से फल मिलता है तो सर, आज जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला जो मजदूर है आज दुनिया का, आज दुनिया का यानी सर एथलीट क्लास पीपल होता, परंतु सर ऐसा नहीं है। कर्म के साथ जिसको ज्ञान है, जिसको ज्ञान है, किसका? उस सेंसेस के ऊपर ध्यान का ज्ञान है, किस तरीके से हाउ टू कंट्रोल द सेंसेस। तो सर वो क्या करेगा कि वो अपने कॉन्शियसनेस की जर्नी को तय करेगा, और जो इस सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी को तय कर जाएगा, ये जो मार्ग को जो ले जाएगा, वो ऑलरेडी आम से खास बन जाएगा। और यही विवेकानंद को उनके गुरु ने बताया। तब से सर जो रामकृष्ण परमहंस है, उनको विवेकानंद जी अपना गुरु मानने लगते हैं। और उनके बाद जब सारी चीजें उनके साथ होती है तो वो उनको बताते, वो सर उनके पूरे जीवन पर्यंत उनके साथ रहे। और उन्होंने सारी बहुत कुछ उनकी कहानी में आपको बताऊंगा, विवेकानंद जी का जो उनके जीवन काल रहा किस तरीके से, मैं आपको इसी आगे बताऊंगा, आगे के लेसन में, आगे के लेक्चर्स में। तो सर इसके बाद क्या होता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट कभी नहीं बनना है आपको, जो एक्सट्रीमिस्ट है वो कभी नहीं बनना है। तो सर ये लोग होते हैं ना सर, ये बड़े ही सर अरे उलझे हुए लोग रहते हैं। इन्हें सर नेताजी ने ये बोला, बस पीछे नेताजी ने ये बोला, हम तो यह खड़े रहेंगे और यही करेंगे। सर खुद का दिमाग नहीं है क्या? अच्छा खुद के दिमाग से सोच लेते ना थोड़ा, क्या दिक्कत हो जाएगा? सर सही और गलत का तर्क तो आप भी कर सकते हैं, परंतु आपके पास ज्ञान नहीं। आप ज्ञान अगर विकसित कर लिए ना सर, तो आप किसी के पीछे घूमना छोड़ देंगे। सर राजा किसी के पीछे घूमता नहीं है, प्रजा हमेशा हर किसी के पीछे घूमती है। प्रजा आम जन है सर, और राजा उस कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है। सर वो भी आप ही की तरह आम था सर। सर हर व्यक्ति आम था। आम से खास बनना सर, उसने सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाया और वो खास बन गया। कई राजा आए और कई राजा चले गए, परंतु कोई बुद्ध ना बन सका, कोई भगवान ना बन सका। कई राम आए और चले गए केवल, पर कोई भगवान राम नहीं बन सका। कई कृष्ण आए और चले गए, परंतु कोई भगवान कृष्ण ना बन सका। उसी तरीके से कई कॉमन पीपल आए और गए, पर कोई राजा नहीं बन सका। तो सर राजा बनने का सिद्धांत यही है कि अपने अंदर की समझदारी को विकसित कर लीजिए और उसको अपने अंदर उस प्रभुत्व की तरह रखिए जिस प्रकार से आपके शरीर के अंदर खून बहता है। तो सर इसके बाद जो
बहुत सारी चीजें होती है। और सर अपनी हमेशा आदत डाल लीजिए अच्छी चीजों को ग्रहण करने की, बुरी चीजों को बाहर रखने की, उनसे दूरी बनाने की। क्योंकि सर आप अगर किसी अच्छी चीज को नहीं कर सकते तो सर एक बुरी चीज के पीछे भी मत जाइए। सर शराब पीना लोग कहते हैं बुरी बात है, मैं बिल्कुल मानता हूं सर शराब पीना बिल्कुल बात बुरी बात है। बिकॉज एल्कोहल इज इंजुरी टू हेल्थ, कि आपको हर जगह लिखा मिल जाएगा, परंतु सर हर चीज का लिमिट में सेवन करना गलत नहीं है। आप आम व्यक्ति है, आप मजदूर वर्ग है, आप नॉर्मल व्यक्ति है, आपकी जो सैलरी है पर डे आपको 300-400 रुपीज मिलती है, और उसमें से सर आप अगर आप 200 रुपए की शराब पी लेते तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और सर आपको आप कभी कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसे ही जीवन लेंगे और जीवन लेकर के मर जाएंगे। आपके जीवन में कभी भी जो बढ़तों का भाव है वो कभी नहीं आएगा। अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे, लाख 5 लाख रुपए कमा रहे, फिर आप दारू पीजिए। क्या आप यानी अल्कोहल को कंज्यूम कर सकते हैं? क्योंकि सर अल्कोहल को भी कंज्यूम करने का अपना एक लेवल है। तो कहते हैं सर कि दारू यानी जो अल्कोहल है उसको जो नशा है वो खराब होता है। पर सर नशा भी तो वही व्यक्ति कर सकता है ना सर जिसकी औकात हो। औकात के बाहर का अगर व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा कर ले सर फिर वो, तो सर वो उसके लिए हानिकारक ही हो जाएगा। क्योंकि हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। कुछ चीजें सर लाजवाब है और वो किसी किसी को ही दी जाती है। तो सर इस कॉन्सेप्ट को समझिए, गलत आदतों से बचिए और सही आदतों को लगाइए। अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया था सर, भारत में जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया था सर उन्होंने। याद रखिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था कि भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था है उसको क्या कर दिया था, उन्होंने खत्म सा ही कर दिया था। और जजमानी व्यवस्था को यानी जो जाति व्यवस्था यानी जो जजमानी व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया था। जजमानी व्यवस्था जो है उसको खत्म कर दिया था इसने, अंग्रेजों ने। तो सर जजमानी व्यवस्था को खत्म कर दिया था, परंतु क्या होता है कि वो राजनीतिक जातिवाद बना दिए, बना भी दिया। और सर उन्होंने क्या किया कि जजमानी व्यवस्था ने जाति व्यवस्था को तो खत्म कर दी, ये तो अच्छा काम किया, पर क्या किया कि राजनीति के अंदर वो क्या करते हैं कि राजनीति के अंदर उन्होंने जातिवाद को बढ़ा दिया। यानी राजनीति के अंदर अब जातिवाद आ गया। अगर आप ब्राह्मण से तो आपको ब्राह्मण वोट मिलेंगे, आप अगर चौहान से तो आपको चौहान वोट मिलेंगे, आप अगर शूद्र शूद्र वोट्स मिलेंगे, आप अगर महात के वोट्स मिलेंगे, अगर आप मान के चलिए दलित से तो दलित समुदाय आपको वोट करे। सर जाति के बेस पर वोट गिरने लगे। तो जाति बेस राजनीति है वो होने लगी सर अब इंडिया के अंदर। हिंदू से तो हिंदू को ही वोट करेंगे, हिंदू से तो इसका ही सपोर्ट करेंगे, बीजेपी इसका ही सपोर्ट करेंगे, ऐसा हो रहा है। ऐसा सोचने लगे सर लोग। सर ऐसा नहीं है, जो गवर्नमेंट होती है सभी का साथ सभी का विकास वाली बात है, जैसे कि हमें प्रधानमंत्री कहते हैं। पर सर लगता है सर कुछ चीजों में है वैसी चीजें, इसलिए सर लोगों को एज्यूम होता है, लोगों को लगती है वो कॉन्स्पिरेसी। क्योंकि सर ये चीज जब ब्रिटिश ने क्रिएट कर दी तो इसका मतलब ये है कि सर अब उन्होंने क्या करा कि एक डब्बे से गेंद उठा करके दूसरे डब्बे में डाल, दूसरे डब्बे में खलबली मची। यानी क्लास का जो सबसे उद्यमी बच्चा था उसको क्या किया कि हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड ए से निकाल करके फिफ्थ स्टैंडर्ड बी में डाल दिया। तो वो फिर अब क्या होगा कि ए के अंदर तो क्या होगा कि शांति आएगी, पर बी के अंदर क्या हो जाएगा, खलबली मच जाएगी। अब क्या होता है कि जाति व्यवस्था के ऊपर क्या होता है कि वोट गिरने लगते हैं, और इससे क्या होता है कि जातिवाद भी उसने उसके अंदर जातिवाद हुआ राजनीतिक स्तर पे, और जिससे कि क्या होता है कि राष्ट्र के बाद राष्ट्र कभी नहीं उभर पाए। जिससे कि क्यों बनाते ये कि राष्ट्र जो भारत है वो राष्ट्र ना उभर पाए, किससे, इस जाति व्यवस्था से। इस जाति व्यवस्था से राष्ट्र कभी ना उभरे। क्योंकि सर अगर आपने बड़े लेवल पे अगर किसी चीज को क्रिएट कर दिया और छोटे लेवल से उस चीज को हटा दिया तो नो डाउट वो ऑलरेडी सभी के ऊपर बनी पड़ी है। आप जो 450 470 न तो 400 500 एमएलए चुन करके एमपी चुन करके पार्लियामेंट में भेजेंगे, वही तो सर तय करेंगे। और सर वो एमपी को कौन तय करेगा, उस एमएलए को कौन तय करेगा? सर वो भी तो आप ही तय करेंगे ना।
मुस्लिम है तो मुस्लिम चुनेंगे, हिंदू है तो हिंदू चुनेंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी है तो वो अलग चुन लेंगे, सिख कम्युनिटी है तो वो कुछ अलग। सर हम कभी भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि सर जाति के आधार पर वोट बंटने लग गए ना सर। ये रिजर्वेशन नहीं है, ये रिजर्वेशन नहीं है सर। रिजर्वेशन में तो क्या होता है, एक नेता क्या अनेकों के ऊपर ध्यान देता है। ये तो सेपरेशन है, सेपरेट इलेक्ट्रोड है सर, ये तो एक तरीके का पृथक निर्वाचक है सर। ये जिस कम्युनिटी का होगा उस कम्युनिटी के वोट ज्यादा पड़ेंगे, यादव कम्युनिटी करेगी, कोई दूसरी कम्युनिटी है वो कम्युनिटी, अरे कोई भी कम्युनिटी सर, कोई भी किसी जातिगत आधार पर वोट गिरने लगते। अब सर इसके बाद क्या होता है कि 1857 का जो बाद जो नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है, और अंग्रेजों ने दो चीज खड़ी कर दी थी सर ऑलरेडी, जो कम्युनलिज्म थे और जो कास्टिसिज्म है। कम्युनलिज्म जो सांप्रदायिकतावाद है, और जो दूसरी चीज है कास्टिसिज्म यानी जातिवाद, ये दो चीजें उन्होंने खड़ी कर दी, और दोनों पैरेलल चलते सर, दोनों पैरेलल चलते। जो कम्युनलिज्म है और जो कम्युनलिज्म है और जो कास्टिसिज्म है, ये दोनों पैरेलल चलते, दोनों दोनों ही एक ही जो रथ है उसके घोड़े, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। और इसके आगे क्या होता है, जब इस दोनों चीजों की जहर को घोला जाता है, तो इसमें जो इस दोनों चीज के जहर को जो घोलने वाला जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, वो वी.एम. स्मिथ था। वी.एम. स्मिथ थे, वो इस कॉन्स्पिरेसी को लेके आने वाले व्यक्ति थे। इस जो सिद्धांत को है, जो कम्युनलिज्म का और जो कास्टिसिज्म का जो सिद्धांत है, ये जो लेकर के आने वाले व्यक्ति थे, वो थे हमारे कौन, वो थे हमारे वी.एम. स्मिथ, जिसने इसका बढ़ावा दिया, और बढ़ावा देने के साथ साथ क्या किया, और अब बढ़ावा दिया और इसके साथ साथ ही उन्होंने क्या किया कि इस चीज को आगे लेकर के जा रहे हैं। अब सर नो डाउट, अगर किसी भी देश के अंदर कम्युनलिज्म पनप रहा है और कास्टिसिज्म उभर रहा है, तो नो डाउट वो नेशंस क्या कर वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उभर नहीं पाएगा ना सर, वो इसी चीज में फंसा रह जाएगा, अपनी जाति व्यवस्था के अंदर ही फंसा रह जाएगा, क्योंकि उसी उससे तो बाहर ही नहीं आ पा रहा है, वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा है। क्योंकि सर वो यही देखेगा कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति बना हुआ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो हमारा एमपी, यानी वो हमारे खिलाफ ही बात करेगा। सर उसकी सोच ऐसी हो रही है, परंतु सर वो ऐसा है या नहीं है, वो तो सर बात की बात है ना सर, ऐसा तो हमने सोच लिया ना। तो सर हम जब भी विचार करेंगे, जब भी हम बात करेंगे, तो सर हम उसी आधार पे बात करने लगते हैं। और सर कहीं ना कहीं ये देखा भी जाता है, नो डाउट ये कहीं ना कहीं देखा भी जाता है, इसलिए सर कई लोग बोलते हैं उस समय भी ऐसा हुआ था, इसलिए लोगों ने बोला। तो सर अब आप देख रहे होंगे कि जो इजराइल पैलेस्टाइन जो डिस्प्यूट है, वो किस तरीके से सर आगे बढ़ता जा रहा है। तो इजराइल पैलेस्टाइन है वो किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगा सारी चीजें, कि किस तरीके से 1947 से लेकर 1991 तक का जो भारत है वो किस तरीके से रहा, और उसके बाद 1991 से लेकर के जो 2021 तक का जो भारत है वो किस तरीके से चीजें रही। तो सर मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको पसंद आई होगी, और आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होगी। और सर आप लोग आते हैं सर, इस सेशन को लाइक करते, समझते, समझ करके अपने कॉन्सेप्ट को विकसित करते, सर उसके लिए बहुत बहुत आपको आभार। और सर मैं चाहता हूं कि आप अपने कॉन्सेप्ट को कनेक्टिविटी के साथ बिल्कुल डेवलप कीजिए, क्योंकि जिससे लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स में आपको सारी चीजें समझ आएगी। बहुत अच्छा सेशन है सर, एक मुहिम है हम लोगों के द्वारा, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेशन में कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा भी हो। तो हमारा डेवलप नेशन है वो जो हमारा डेवलपिंग नेशन है, उस डेवलप होने में हमारी भी कुछ भूमिका रहे। तो सर हमारी तरफ से गिफ्ट के तौर पे है हमारे नेशंस को, हमारे नेशंस के लोगों को, कि कनेक्टिविटी का जो सिद्धांत है यह हम आप लोगों के बीच विकसित कर पाए। इन्हीं सारे वचनों के साथ सर मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ आप सभी लोगों को, आप आते हो इस रिलेशन को लाइक करते। सर कमेंट किया कीजिए कि कौन सा पार्ट आपको पसंद आता है, क्या चीजें आपको पसंद आती है। और दूसरी चीज, सेशन को मैक्सिमम लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उससे क्या होगा कि मैक्सिमम लोगों तक ये सीरीज पहुंच सकेगी, और पहुंचने से क्या होगा कि वो भी एक कनेक्टिविटी एक डेवलप कर सकेंगे सर। अगर आपको इस चीज से कोई लाभ होता है तो आपको शेयर करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नो डाउट आपको बिल्कुल शेयर करना चाहिए। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।